Blessings to all my dear children and my future doctors, my medical aspirants. आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिसऑर्डर से रिलेटेड है, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम वो डिजीजेस या डिसऑर्डर देखेंगे जो केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन आपने देख लिया। अभी तक हमने प्रोसेस नहीं देखा है, मतलब गैमेट नहीं बनाया है, मतलब स्पर्म नहीं बनाया है, वो एक अलग टॉपिक है। वो हम इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद करेंगे, है ना। तो आज हम लोग का डिसऑर्डर टॉपिक है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि आईपीएमटी में पूछे जाते हैं, और आप जब एमसीक्यू हम लोग बना रहे होंगे तो आप देखेंगे उसमें डिसऑर्डर्स भी इंक्लूडेड होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसका अलग सेशन करेंगे हम लोग। ओके, तो आइए देखिए, हमने हेडिंग दिया है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर है बेटे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रफी, या किसी बुक में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटोमेगली। आप याद करें, जब आप क्लास 11 में थे तो हम आपको ढेर सारा प्रीफिक्स सफिक्स दिए थे, उसमें एक मेगली भी था। मेगली मतलब हमेशा पूरे मेडिकल वर्ल्ड में इनलार्जमेंट होता है, मतलब जब कोई भी ऑर्गन अपने नॉर्मल शेप एंड साइज से इनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना, ये बात है। तो देखिए बेटा, अच्छा इसमें एक टर्म आपको समझना है, बेनाइन। ओके, बेनाइन देखिए, बेनाइन मतलब होता है इनोसेंट, निर्दोष, है ना। एक समझिए, अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, अभी थोड़ा बेनाइन के बारे में बता रहा हूं। देखिए बेटा, हालांकि इस टर्म के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जब हम लोग आगे यूनिट देखेंगे। और एक टर्म होता है मैलिग्नेंट, एक टर्म होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट, है ना। कहने का मतलब कि सेल इनलार्ज तो होंगे, ऑर्गन इनलार्ज तो होगा, लेकिन वो कैंसरस नहीं होगा, उसमें कैंसर सेल्स नहीं होंगे। जबकि अगर वो मैलिग्नेंट हो गया सेल, इसका मतलब वो सेल कैसा हो गया, कैंसरस हो गया, है ना। अच्छा, और इसमें क्या होता है, जैसे देखो बेटे क्या होता है, जैसे मान लो कि ये सेल डिवाइड करा और मास बना लिया, है ना, एक मास बना, तभी ना इनलार्ज होगा, मास बना लिया। तो बेनाइन ऐसे उंड को बोलते हैं जिसमें कि सेल्स इनलार्ज हैं, लेकिन ये चारों तरफ कैप्सूल से बंद रहते हैं। लेकिन कैंसरस सेल क्या होता है, यह भी मास है, लेकिन ये चारों तरफ कैप्सूल से क्लोज नहीं रहता है। तो क्या होता है, ये फटता है, प्रोलिफरेट होता है, और चूंकि ये कैंसरस है तो क्या करेगा कि ये फट के हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन में जाएगा, से कि ब्रेन में गया तो ब्रेन कैंसर करवा देगा, ये सेल फट के लिवर में गया, लिवर कैंसर करवा देगा, जहां जाएगा ये फट के वहां कैंसर करवा देगा, है ना। और आपको पता तो है कि अगर कोई और स्टडी ऑफ कैंसर हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्को मतलब होता है कैंसर, और लॉजी मतलब स्टडी, है ना। तो अगर कोई कहीं टर्म आ गया बेनाइन, तो इसका मतलब समझना है बेटे कि मास तो है लेकिन वो कैंसरस नहीं है ना। उसको सर्जिकली रिमूव करके, मतलब ऑपरेशन करके उसको हटा दिया जाता है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि अब मान लो ये प्रोलिफरेट करके हर ऑर्गन में जाएगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि मान लो प्रोलिफरेट करके ये लंग्स में, लिवर में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो कितने चीज को, ब्रेन को काट के थोड़ी ना हटाएंगे, लिवर को काट के थोड़ी ना हटाएंगे, ये बात होता है। समझ में आया। तो दो टर्म इनकाउंटर करेंगे आप पूरे बायोलॉजी में, यहां से क्या, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। समझ में आया।
अगर लिखा रहेगा मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंसी तो क्या समझना है, वो सेल कौन सा है, कैंसरस सेल है। कैंसर कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस देखेंगे, और इतने डेप्थ देखेंगे कि आधा डॉक्टर हम आपको यहीं बना देंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेनाइन समझ गए, मैलिग्नेंट समझ गए, दो टर्म होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, बेनाइन तो आप समझ गए यहां पे। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। या यूं कहें इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को एक और टर्म दिया जाता है, प्रोस्टेटाइटिस, है ना। तो ये देख रहे हैं आप, प्रोस्टेटाइटिस। तो आइटिस मतलब क्या होता है, आइटिस मतलब आपको इन्फ्लेमेशन बताया था पहले। अगर मेडिकल टर्म के सफिक्स में आइटिस लगा हो तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अगर टर्म के सफिक्स में मेगली लगा हो तो उसका मतलब इनलार्जमेंट, है ना, वो बड़ा हो गया है। कहने का मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। अब पूछेंगे कि सर इसका रीजन क्या है। इसका रीजन कहीं हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ, इंजरी हो सकता है, इसका रीजन जो है एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। अब ये क्या करता है बेटे, ए बाबू मेरा समझना ना, जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर था, आप समझिएगा प्लीज, यूरिनरी ब्लैडर था। अब आपका यहाँ से यूरिथ्रा आया था ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बाइलोब्ड होता है, आपको पता तो है ना, ये दो नहीं है, एक ही है। हाँ, चेस्टनट या डोनट शेप होता है। अब इस डिजीज में क्या होता है कि ये काफी फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। इसी को तो आपने प्रोस्टेटोमेगली या प्रोस्टाइटिस बोला। अब चूंकि ये बड़ा हो गया है तो पता है क्या करता है, ये सप्रेस करता है यूरिथ्रा को। अब मान लो बेटा, अगर इसको सप्रेस कर रहा है, टाइट कर देगा ना, आपको लगता है कि जो यूरिनेशन होगा वह बहुत मुश्किल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड फूल चुका है और वो यूरिथ्रा पे दबाव बना रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो क्या होगा? पेनफुल यूरिनेशन। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटे? पेनफुल या डिफिकल्ट, जो कहो, डिफिकल्ट या पेनफुल यूरिनेशन। पता आपको, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, यूरिनेशन को क्या बोला जाता है? मिक्चुरेशन बोला जाता है ना, मिक्चुरेशन बोला जाता है। और इसमें एक और चीज होता है, क्या? नॉक्टूरिया होता है। नॉक मतलब आपको क्या बताए थे? नाइट। यूरिया यूरिनेशन, यानी अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट होगा, तो उसको टर्म दिया जाता है क्या? नॉक्टूरिया। समझ में आया? तो बेटे ये है हमारा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इसको आपको इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, आपको एब्रिविएशन में पूछा जाएगा, बीपीएच। ठीक है, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। हाइपर मतलब एक्सेसिव और ट्रॉफी मतलब एबनॉर्मलिटी। हाइपर मतलब एक्सेसिव, प्लेजिया मतलब ऐसा एबनॉर्मलिटी जो एबनॉर्मल होके अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए, यानी मिगली हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, है ना। प्रोस्टेटोमेगली, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, हो गया। अच्छा, प्रोस्टेटाइटिस समझ ही गए, प्रोस्टेटोमेगली समझ गए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, रीजंस कई हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कई रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा? यूरिथ्रा को दबाव देगा, प्रेशर देगा, जिससे कि यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगा,
है ना, मिक्चुरेशन करने में प्रॉब्लम होगा, या कहें पेनफुल मिक्चुरेशन या यूरिनेशन होगा, है ना। और नाइट में चूंकि यूरिन ज़्यादा बनता है तो फिर क्या होगा, उस पेशेंट को वो पेशेंट जो इस डिजीज या डिसऑर्डर से सफर्ड है वो नाइट में बार बार यूरिनेशन करने के लिए उठेंगे। रीज़न, अब देखो ना, अब मान लो कि मुश्किल से उन्होंने, अब मान लो ये भर गया यूरिन से, अब वो बेचारा तो कर नहीं पा रहा है यूरिनेशन, हाँ थोड़ा सा जोर लगाता है तो थोड़ा सा यूरिन आता है, लेकिन अब भी तो सारा है ना, फिर लगेगा, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर लगेगा, फिर फ्रीक्वेंट वर्ड इसीलिए यूज किया गया। समझ में आया? तो ये था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रफी या हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटोमेगली। गॉट इट? वेरी गुड। चले अगला डिसऑर्डर देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको फिर कैसे किया जाता है बेटे? तो इसके कई ट्रीटमेंट हैं, या तो मेडिसिन होता है या तो सर्जिकल रिमूवल होता है ना, मतलब सर्जिकली क्या होता है, इसको ट्रीट किया जाता है, या फिर इसको मैं लिख ही दूँ आपके लिए, मैं लिख ही दूँ क्या, इसके लिए जो सबसे कारगर ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब जिसको आप नॉर्मली इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हो। वैसे अच्छा नहीं लगता है ऑपरेशन कहना, है उसका ऑपरेशन हुआ है, हाँ जैसे कि कश्मीर वाला ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन आतंकवादी नहीं ले हाल ही सब, तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर। समझे ये बात? चलो अब हम लोग देखते हैं बेटे नेक्स्ट डिसऑर्डर। आइए, ये पहला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। चले अगला जो डिसऑर्डर है बेटे हमारा वो है इंपोर्टेंस, है ना, इंपोर्टेंस। इसमें क्या होता है, आपको मैं पिछले सेशन में क्या बताया था कि अगर सीमेन को डिस्चार्ज होना है पेनिस के थ्रू तो पेनिस को इरेक्ट होना होगा, और इरेक्ट होने के लिए क्या होना होगा, सेक्सुअल अराउजल या डिजायर होना चाहिए, फिर ब्लड का फ्लो होगा, मतलब हाईली वस्कुलर टिश्यू में साइनसेस में भर जाएंगे ब्लड, और हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होगा और इरेक्शन होगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि अगर वो इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो क्या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना तो इंसर्ट होगा और ना ही सीमन का डिस्चार्ज हो पाएगा, है ना। तो अगर, और उसी डिजीज को बोलते हैं इंपोर्टेंस। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंस है ये। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ इरेक्शन, या यूं कहें अनेबल टू होल्ड इरेक्शन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब कि पेनिस का इरेक्शन इतना नहीं हो पा रहा है जिससे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए, है ना। ओके, अच्छा, इसको जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तब ये बदल जाएगा, नाम क्या हो जाएगा तब तब आप डायग्नोसिस क्या करेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना, ये होता है। अच्छा, इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं इंपोर्टेंस के, चाहे वो रीजन हो सकता है साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल रीजन हो सकता है, वस्कुलर रीजन हो सकता है, कई रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, वस्कुलर रीजन हो सकता है। ओके, अच्छा, इसके लिए एक ड्रग आता है, ट्रीटमेंट आता है, प्रोफिलैक्सिस आता है ना। ट्रीटमेंट को हम लोग मेडिकल वर्ड में प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, या
जिस ड्रग से इसको ट्रीट किया जाता है उसका नाम है वाइग्रा। ये क्या करता है मेडिसिन, ये क्या करता है क्या कि पेनिस को इरेक्ट रखता है ना, जिससे कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए। तो फिर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है इंपोर्टेंस का। ओके, चले अगला है डिजीज डिसऑर्डर हमारा स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी देखिए, इंपोर्टेंस और स्टेरिलिटी एक ही नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। इंपोर्टेंस मतलब हुआ कि एक्स पर्सन इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन इरेक्शन ऑफ पेनिस, है ना, मतलब वो इतना देर इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पाते हैं जितने देर में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाए और सीमेन डिस्चार्ज हो पाए, इजैकुलेशन हो पाए। लेकिन स्टेरिलिटी अलग चीज है। स्टेरिलिटी का हिंदी होता है नपुंसकता, मतलब इसमें इनके पास जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो रहा है, लेकिन इनमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है लेकिन इनके स्पर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा करके किसी फीमेल गैमेट या एग या ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। समझ में आया? इसका कहने का मतलब कि स्पर्म इतना मैच्योर नहीं हो पाता है, फंक्शनल मैच्योरिटी नहीं पा पाता है जिससे कि ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, है ना। तो स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है बेटे, इनेबिलिटी ऑफ sperm to fertilize the egg or ovum। इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, या तो उस एक्सपर्शन का जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो डिसबैलेंस हो गया हो, डिसफंक्शन हो गया हो, है ना। हो सकता है कि वो जो पर्सन है विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, कई रीजंस हो सकते हैं इसके। चले अगला है बेटे प्रोस्टेट कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला इंपॉर्टेंट था बीपीएच जो सबसे पहले देखा, अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है प्रोस्टेट कैंसर। जाहिर है इनके सेल्स क्या होंगे, बेनाइन होंगे कि मैलिग्नेंट होंगे? अभी बोलो, अब समझा चुका हूं, बोलो मैलिग्नेंट कि बेनाइन। इनके सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होंगे, अगर उनको चेक कराया जाए, बायोप्सी कराया जाए, अभी समझाऊंगा बायोप्सी क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होंगे, मैलिग्नेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा इनमें, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट। ओके, अच्छा अभी मैं बोला बेटे कि कैंसर क्यों होता है, ये एक दो रीजंस नहीं है, देयर इज अ लिस्ट व्हिच काउजेस कैंसर इन अ पेशेंट या इन अ ह्यूमन बीइंग। तो मैलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, या केवल प्रोस्टेट लिखूं या प्रोस्टेट ग्लैंड लिखूं एक ही बात है, ओके। इनमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो जाता है इनका, अपना प्रोस्टेट। यानी क्या होता है बेटे कि जो टेस्टोस्टेरोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन है, किसने किया था सिक्रीट? सर्टोली सेल ने, मार देंगे किसने? लेडिक सेल ने। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये मैलिग्नेंट सेल को, प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंट सेल को स्टिमुलेट कर देता है, मैलिग्नेंट सेल्स को, है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट stimulates malignant cells of prostate gland,
ये क्या करता है बच्चों, मेरे बाल गोपाल, मेरे लाल पीले, मेरे नारंगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड में उपस्थित जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं उसको और स्टिमुलेट कर देता है जाके, और बढ़ो बढ़ो बढ़ो, मतलब अपना ही हार्मोन दुश्मन हो जाता है, तो और वो घातक हो जाएगा ना, फैटल हो जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि प्रोस्टेट को टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली, है ना, सर्जरी के द्वारा क्या होता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो देखो क्या होगा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, है ना, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ताकि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो ही ना पाए, ना टेस्टोस्टेरोन रहेगा और ना ही वो प्रोस्टेट ग्लैंड में उपस्थित कैंसरस सेल को बढ़ावा देगा या स्टिमुलेट करेगा, और ना ही वो और खतरनाक हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स एक्स पर्सन विल नॉट बी एबल टू हैव स्पर्मेटोजेनेसिस, बस उसको तो जीना है ना। अच्छा बेटे, आपको मैंने क्या बोला था, रिमूवल को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इक्टमी, पहले भी बताया था आपको। और अच्छा सुनो मेरी बात, आपको अगर मैं बोलूं कि टर्म बनाओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, टर्म बनाओ, रिमूवल ऑफ टेस्टिस का क्या बनाओगे मेडिकल टर्म, जबकि आप टेस्टिस का भी प्रीफिक्स जानते हो और रिमूवल का भी सफिक्स जानते हो, तो पहले प्रीफिक्स किसका लगाओगे, टेस्टिस का, और तब रिमूवल का सफिक्स लगाओ तुम। ओके, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, बनाओ, आई एम वेटिंग फॉर दैट। टेस्टिस का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑर्किड, बताया था शुरू में, और रिमूवल का भी तुरंत बताया, पहले भी बताया था, इक्टमी। तो क्या बोलोगे, ऑर्किड एक्टमी। यही जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो अगर रिमूवल होगा किसी पेशेंट का टेस्टिस का, तो आप यही लिखोगे उनके रिपोर्ट में, डायग्नोसिस में, क्या, ऑर्किडेक्टमी। ऑर्किड मतलब टेस्टिस, ये प्लांट नहीं है जो ऑर्किड समझोगे, और एक्टमी मतलब रिमूवल। या कभी कभी इसको ऑर्किएक्टमी भी लिखा जाता है, ऑर्किएक्टमी भी लिखा जाता है। बेटे ये सब एनसीईआरटी में मत ढूंढिएगा गलती से, ये हम लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं, एक्सट्रीमली डीप देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया बेटे प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं आपको, क्या, प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मेल में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ये, जिससे हर साल 2 से 3% मेल डेथ होता है, जिससे 2 से 3% डेथ जो होता है वर्ल्ड ओवरऑल, वो डेथ होता है। याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है आने का। ओके चलिए अगला डिजीज देखते हैं बेटे। डिजीज कहो डिसऑर्डर कहो एक ही बात है। चलिए अगला है एडम। अगला है एडम। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, यानी एजिंग मतलब बुढ़ापा, पता है आपको। कहने का मतलब ये एक तरह का मेल मेनोपाउज है। हालांकि मेल में मेनोपाउज होता नहीं है, मेनो मतलब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो तो फीमेल में होता है ना। और
जब आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मिनार्की बोलते हैं, और जब जब oogenesis का प्रोसेस या ओव्यूलेशन खत्म हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है तो उसको मेनो, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल, पाउज मतलब ब्रेक बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? एंड्रोजन यानी अब टेस्टोस्टेरोन इनमें नहीं बनेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो क्या होगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस इनमें नहीं होगा, है ना। तो ये क्यों होता है बेटे? इट इज ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। यह मेल मेनोपॉज भी कहलाता है, मेल मेनोपॉज भी कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेल में मेनोपॉज नहीं होता। मेल थ्रू आउट कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल 45 to 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, और फिर वो कभी तब वो फर्टाइल नहीं होती हैं, फिर कभी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में ऐसा कैसे हुआ वो आपने देख लिया, वो एक डिजीज है। और फीमेल में जो मेनोपॉज होता है वो डिजीज नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। इसको मेल मेनोपॉज भी बोला जाता है, या इसको आप ऐसे भी इसको एंड्रोपॉज भी बोलते हैं। इसको आप एंड्रो मतलब मेल, पाउज मतलब ब्रेक, है ना। उधर फीमेल में मेनोपॉज होता है तो मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल, पाउज मतलब ब्रेक यानी स्टॉप जब हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, ये बात है। मैं फिर कह रहा हूं, फीमेल में मेनोपॉज का एज निश्चित है 45 to 50, जबकि मेल में ऐसा कोई एज नहीं होता है, क्योंकि इनमें मेनोपॉज, मेनो मतलब तो मेंस्ट्रुअल होता है ना, ये बात है। चले अगला, एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर हाइड्रोसील का फंक्शन क्या है, और मैं उन बच्चे को जवाब दिया था कि बच्चों मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। चूंकि यहां करना था इसीलिए मैंने वहां नहीं दिया, क्योंकि यह जो हाइड्रोसील है ना, जो हाइड्रोसील है यह एक डिसऑर्डर है, यह कोई ऑर्गन नहीं है। वहां जो मैंने बताया था आपको हाइड्रोसील, वो डिसऑर्डर है ना। इसमें क्या होता है बेटे? इसमें कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन टेस्टिस, है ना। टेस्टिस के आसपास आपने ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था, और यहां पे टेस्टिस था, है ना। और यहां क्या हो जाता है, अगर एक्सेस फ्लूइड भर जाता है तो इनमें भी स्वेलिंग हो जाता है ना। ये क्यों हो सकता है? मेनली इनका कारण इन्फेक्शन है बेटे, है ना। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन इसका कारण है। वहां एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड वहां पे स्टोर हो जाते हैं, भर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रो मतलब वाटर, सील मतलब सीलोम, सीलोम मतलब कैविटी। तो अगर इस कैविटी में एक्सेस हाइड्रो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील, है ना। तो कलेक्शन या एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन टेस्टिस इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोसील। और ये मेनली कहां होता है? तो टुनिका वेजिनालिस के पास। सारे लेयर्स आपको मैं बता चुका हूं। टुनिका वेजिनालिस जो कि आपका आउटर मोस्ट लेयर था ना, उसके बाद टुनिका अल्बुजिनिया था, उसके बाद टुनिका वेस्कुलोसा था। आपको तो सब कुछ याद होना चाहिए। चले, और 2-3 है बेटे छोटे छोटे, वो भी देख ही लेते हैं हम लोग। अगला है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब होता है लेस,
यानी आप जानते हो ना, मैं आपको बताया था ना कि एक बार जब फोर्सफुल इजैकुलेशन होता है या डिस्चार्ज ऑफ सीमन होता है तो उसमें 2.5 से लेके 4 ml सीमन होता है और उसमें 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ओके, तो लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है कि जितना स्पर्म प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं होता है, स्पर्म काउंट होना चाहिए उतना नहीं होता है। अब देखिए ना, मिलियंस में जब प्रोड्यूस होता है तब जाकर के जो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब तक वो 1 या 2 पहुंचता है। यही समझिए क्या रीजंस हैं इसके, बैरियर्स क्या है वो वहां देखेंगे हम लोग जब हम लोग स्पर्म की एंट्री करवाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, है ना। पहला तो सबसे बड़ा दुश्मन पीएच हो जाता है स्पर्म का पीएच बेसिक, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पीएच है वो एसिडिक होता है ना। तो पहला दुश्मन तो पीएच हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फर्टिलाइज करने के लिए इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म काउंट होना चाहिए कि कम से कम 1-2 भी पहुंच पाए। इस डिजीज में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म तो होता है लेकिन इतना नहीं कि वहां पहुंच पाए, बीच में ही सारे दम तोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म काउंट बहुत ही लेस होता है इस डिजीज में, है ना। या ऐसे में लिख दो, स्पर्म काउंट इज लेस देन नॉर्मल। ओके, इसी से एक और स्टेप बढ़ा है जिसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया, है ना। अजू मतलब स्पर्म होता है, पता है आपको। तो इसमें क्या होगा कि स्पर्म या तो नहीं बनेंगे या तो बनेंगे तो बहुत कम, न के बराबर बनेंगे, है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, है ना, यानी नहीं के बराबर बनेगा। इसमें बनेगा लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं, इसमें एकदम नहीं बनेगा या बनेगा तो 2-4 बस, है ना। ये डिजीज है। अच्छा, चले, आपको मैंने इंग्विनल हर्निया बता दिया था ना पहले भी, बस चलो एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं फटाक से। और इंग्विनल हर्निया बता दिया था, क्रिप्टार्किडिज्म बता दिया था आपको, है ना। एक नया देखते हैं, गायनिकोमैस्टिया, है ना। इंग्विनल हर्निया किसको बोला था बेटे आपने, इंग्विनल हर्निया किसको बोला था आपने। इसमें क्या होता है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन गेट्स स्टक, फंस जाता है कहां, इनटू इंग्विनल कैनाल, है ना। ये आपका देखा हुआ है, बस मैंने केवल रिकैप कर दिया। क्रिप्टॉर्किडिज्म, क्रिप्ट मतलब हिडन, छुपा हुआ, और ऑर्किड मतलब पता ही है आपको, ऑर्किड मतलब तो शुरू से बताते ही रहे, टेस्टिस। तो इसमें क्या होगा, एब्डोमेन में ही छुपा रहेगा, स्क्रोटम में नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा बेटे, इसमें टेस्टिस जो है एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड यानी नहीं आएगा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, है ना। तो क्या होगा इसमें बेटे, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अच्छा, गायनिकोमैस्टिया, गायनी मतलब तो आपको पता है ना, गायनी मतलब फीमेल बताया था, और मैस्टो मैं आपको प्रीफिक्स दे चुका था। अगर आपको प्रीफिक्स मैस्टो आ जाए या मैमो आ जाए, इसका मतलब होता है मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो अगर किसी मेल में मैमरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होता, आपको पता है, तो अगर किसी मेल में एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाए तो उस डिजीज को गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं, है ना।
इनलार्जमेंट, ये इसके रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, है ना, ये बात है। और ये डिजीज बेटा आपका अब खत्म हो गया, इसमें कोई डिजीज अब नहीं है। हाँ, एक और सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको आप अपभ्रंश भाषा में ऑपरेशन बोलते हो, हैं? ऑपरेशन होते, ऑपरेशन कौन? कश्मीर वाला जो आतंकवादी वाला ऑपरेशन, सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर, है ना। अब जो मैं एक चीज बता रहा हूं वो डिजीज नहीं है ना, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको वैसेक्टमी बोलते हैं। वास डेफरेंस एक्टमी मतलब रिमूवल। जब आप सुने होंगे हिंदी में उसको नसबंदी बोलते हैं। तो ये नसबंदी जो होता है बेटी, ये इलेक्टिव प्रोसीजर होता है। जब कोई मेल कहता है भाई कि हमको अब जो है बेबी नहीं चाहिए, तो दोनों ऑप्शन है, फीमेल भी जो है करवा सकती हैं। वो जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब का कट या लाइगेशन होता है। इसमें मेल का वास डेफरेंस को कट करके इसमें क्या किया जाता है कि कट द वास डेफरेंस एंड लाइगेट, उसको बांध दिया जाता है। एंड लाइगेट बांध दिया जाता है ना, जैसे कि वास डिफरेंसेस को कट कर दिया और उसको बांध दिया। इससे क्या होगा कि स्पर्म जो है जाएगा ही नहीं, है ना, ये बात है। तो आज बस इतना ही देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।